हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। जैसा कि मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो चैनल क्रिएट किया गया था खासकर बिहार राज्य के बच्चों के लिए किया गया था, और जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर अपना एडमिशन लिया था बीएससी में, उनको हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने थर्ड सेमेस्टर तक क्लासेस कर ली हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है फोर्थ सेमेस्टर, क्योंकि कहीं-कहीं पर थर्ड सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस अभी चल रहे हैं, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन कर लीजिए। आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में आ जाएँगे, और फोर्थ सेमेस्टर का आपका जूलॉजी का सिलेबस क्या है, जिसमें मेजर कोर्स को हम कवर करेंगे और माइनर कोर्स आपका क्या है, वो भी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो उसके लिए आप क्लास में बने रहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यार, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ठीक है? चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। और इस क्लास में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर मेजर कोर्स कंप्लीट सिलेबस की। और जो यहाँ पर हमें पढ़ना है, वो क्या-क्या पढ़ना है, पहले हम ये चर्चा करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए हमारा फर्स्ट सेमेस्टर भी बहुत सिंपल था, सेकंड सेमेस्टर हलवा था, थर्ड सेमेस्टर की बात करें तो 2 पेपर पढ़ने पड़े थे। लेकिन अब फोर्थ सेमेस्टर में आप आए हैं, तो यहाँ पर कितने पेपर पढ़ने हैं, पहले तो इस पे चर्चा कर लें। तो देखिए, फोर्थ सेमेस्टर में आप आए हैं ना बच्चा, तो आपको यहाँ पर 3 पेपर पढ़ने हैं। कितने पढ़ने हैं? 3 पेपर, अगर आपने जूलॉजी मेजर लिया है तो, है ना? अगर आपका जैसे पहले क्या होता था, जूलॉजी ऑनर्स ले लेते थे, अभी आपका जूलॉजी मेजर कोर्स हो गया। बात वही है, लेकिन अब मेजर कोर्स है। अब इस मेजर कोर्स में फोर्थ सेमेस्टर में 3 पेपर पढ़ने हैं। और तीनों पेपर, सच बता रहा हूँ, अगर डिटेल में आप पढ़ लो तो 6 महीने भी कम पड़ जाएँगे आपको पढ़ने के लिए, अगर डिटेल में जाते हैं तो। सुपरफिशियली और इम्पोर्टेंट पढ़ना है, तो आप 3-4 महीने में खत्म कर दोगे। लेकिन सुमित राणा बीएससी क्लासेस, एसआर बिहार बीएससी क्लासेस आपको जो कुछ भी पढ़ाता है डिटेल में पढ़ाता है। तो एप्लीकेशंस के ऊपर हमारा एक बैच क्रिएट किया गया है, जिसका नाम है प्रगति बैच। और इस प्रगति बैच में आप ज्वाइन करके थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस कर सकते हैं, जूलॉजी और बॉटनी की। ठीक है? चलिए, ये तो छोटी सी बात आपको बतानी थी। इसके विषय में आपको डिटेल में चर्चा हमारे जो मेन वाला चैनल है वहां पर प्रोवाइड कर दिया गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस के बारे में कि क्या पढ़ना है, और टॉपिक के एनालिसिस के बारे में बस। देखिए, हमने बताया आपको यहाँ पर आपको 3 पेपर पढ़ने हैं। अब तीनों पेपर में सबसे पहला पेपर जो यहाँ पर है, वो बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा आपको एमसीक्यूज़ मिलता है। जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करने जाते हैं, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देने के लिए जाते हैं, तो यहाँ से आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन्स तो मिलते ही मिलते हैं। अगर सारी यूनिट्स की बात करें, तो हर यूनिट से मिलाकर के कम से कम 10-12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है? अगर आपका सब्जेक्ट जूलॉजी है तो। अब इसमें टोटल हमें कितनी यूनिट पढ़नी है, तो पहले हम ये चर्चा कर लेते हैं। तो टोटल हमें इसमें 5 यूनिट पढ़नी है बेटा। कितनी? 5 यूनिट। इन पाँचों यूनिट्स को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा, और हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। निश्चिंत रहिए। एप्लीकेशंस के ऊपर यहाँ पर हम आपको इम्पोर्टेंट डेफिनिटली पढ़ाएँगे, नो डाउट। तो सबसे पहली यूनिट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहली यूनिट हमारी यहाँ पर केवल ओवरव्यू के ऊपर है। आपको यहाँ पर वायरस के बारे में जानना है, क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, है ना? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएँ क्या होती हैं, है ना? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, असत्य प्रकार का जिनमें केंद्रक पाया जाता है, वो प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। सत्य प्रकार का जिनमें केंद्रक पाया जाता है, वो यूकैरियोट्स कहलाते हैं। वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक होता है, क्योंकि जब वायरस सेल के अंदर होता है तो लिविंग होता है, बाहर होता है तो नॉन लिविंग पार्टिकल के फॉर्म में होता है ना? ये सब हमको देखना है, ये सब हम जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पर थोड़ा सा रिव्यू लेना है। अच्छा जी, सेकंड यूनिट की बात करें, तो सेकंड यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मजेदार है, क्योंकि आपने ये 11th क्लास में पढ़ी हुई है। चल तो पूरा ही पढ़ा है ना 11th क्लास में आप लोगों ने। नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, यहाँ पढ़ लीजिएगा। पढ़ने में क्या है? सर पढ़ा तो रहे हैं आपके। देखिए जी, इसमें आपको पहले पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। इस यूनिट में हमको पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमको क्या-क्या पढ़ना है? तो इसमें सबसे पहले आपको वेरियस मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो डिफरेंट टाइप के मॉडल दिए गए हैं, उस पे चर्चा करनी है। दूसरी बात, हमको ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन से क्या-क्या ट्रांसपोर्ट हो सकता है, कौन-कौन से सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, उसके विषय में समझना है, जिसमें हमको पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में देखना है। भाई, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये इस पे चर्चा करनी है। आप ज़ाहिर-सी बात जानते हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट कहने का मतलब होता है कि ऐसा ट्रांसपोर्ट या ऐसा मॉलिक्यूल्स का या एटम्स का
एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना जिसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है, एनर्जी खत्म नहीं हो रही है। यानी ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें कोई पैसा ना देना पड़े और हमारा फ्री में ट्रांसपोर्ट हो जाए, पहली बात। दूसरा क्या है कि ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें आप पैसा देकर के कोई चीज़ भेजते हैं, है ना? आपने पैसा डाला, फिर वो चीज़ वहाँ आपके लिए जाएगी या आपने किसी को भेजी है ना? तो ये क्या हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आपने यहाँ पर पेमेंट पे किया है। यानी कि हमारे सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है ऑटोमेटिक, तो वो पैसिव हो जाएगा, वहाँ पर किसी भी टाइप की मीडिएटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, जो सेल के अंदर ज़बरदस्ती घो भेजने पड़ते हैं, है ना? जब ज़बरदस्ती आप इनको भेजेंगे, तो उसके लिए हमें एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी और हमें बहुत अच्छी खासी एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये चीज़ हमको वहाँ पर समझनी है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है और पैसिव ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। अच्छा, थर्ड यूनिट की बात करें बेटा, तो थर्ड यूनिट में हमको साइटोप्लाज़्मिक ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कस करना है। किसके बारे में डिस्कस करना है? साइटोप्लाज़्मिक ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज़्मिक ऑर्गेनेल्स में क्या-क्या पढ़ना है? भाई इसका मतलब ही हो गया, साइटोप्लाज़्मिक कहने का मतलब ही हो गया क्या भैया? साइटोप्लाज़्म, साइटोप्लाज़्म में पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब कोशिकांग। ऑर्गेनेल्स कहने का मतलब क्या होता है बेटा? कोशिकांग, है ना? तो कोशिका द्रव्य में, और साइटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांगों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो उसमें सबसे पहला कोशिकांग हमको पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या पढ़ना है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम लोग सेल का एंडो, है ना, एंडोस्केलेटन भी कहते हैं। एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है? इसमें हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है ना? सिग्नल हाइपोथेसिस किस तरीके से देता है, एक नया टॉपिक यहाँ पर, इसके विषय में हमको चर्चा करनी है। गोल्जी apparatus के बारे में हमको पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है बेटा, गोल्जी apparatus, इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखना है हमको। प्रोटीन सॉर्टिंग और मैकेनिज्म कैसे होता है, प्रोटीन सॉर्टिंग कैसे करता है ना? प्रोटीन सॉर्टिंग मैकेनिज्म कैसे यहाँ पर हो रहा है, उसके विषय में समझना है। उसके बाद में हमारा एक तीसरा यहाँ पर है लाइसोसोम। क्या है बेटा? लाइसोसोम। तारक का सॉरी लाइसोसोम। इसको हम लोग बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, आत्महत्या के थैले। किसे कहा जाता है बेटा? लाइसोसोम को कहा जाता है। उसके बाद में हमको बोल पढ़ना है बेटा परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम्स के बारे में भी देखना है ना? ये भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं सेल के अंदर, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। फिर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनेल है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें इसका स्ट्रक्चर देखना है। माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पर थोड़ा-सा डिटेल में हमको जानना है कि भैया इसमें रेस्पिरेटरी चेन कैसे चलता है और ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कैसे होता है। ये 2 टॉपिक यहाँ पर आपको ऐड किए गए हैं। इन दोनों टॉपिक्स को डिटेल में हमें पढ़ना है। भाई एक तो हमें पढ़ना है कि इसका रेस्पिरेटरी चेन कैसे चालू है ना? माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा है, उसमें रेस्पिरेटरी चेन किस तरीके से चालू होती है। दूसरा हमको देखना है कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन क्या होता है, ठीक है? ये हमको यहाँ पर क्लियर करना है, राइट? तो थर्ड यूनिट हमारी ये थी। फोर्थ यूनिट हमारी इस पेपर की कहती है कि इसमें आपको डिटेल में केंद्रक के बारे में पढ़ना है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा न्यूक्लियस, ठीक है? अब न्यूक्लियस के हमें क्या-क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस पढ़ना है, यूक्रोमेटिन क्या होते हैं और हेटेरोक्रोमेटिन क्या होते हैं, इसके बारे में देखना है। मतलब हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली कहना चाहते हैं कि हमें क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा-सा पढ़ना है, क्योंकि क्रोमोसोम्स को डिटेल में यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स का और डिटेल चर्चा देने को मतलब सिलेबस में है ही नहीं। तो यूक्रोमेटिन क्या है, हेटेरोक्रोमेटिन क्या है, बस उसके विषय में अंतर देखना है, ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या होता है, ये समझना है, राइट? बस। फिर हमारी ये बेटा यूनिट 5, जिसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, जिसका नाम है बेटा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। इस कोशिका विभाजन में हमको इसके अंदर सेल साइकिल के बारे में देखना है कि कोशिका के अंदर चक्र किस तरीके से चलता है। एक कोशिका विभाजन होने से पहले उसके अंदर सेल साइकिल क्या चली। फिर उसके बाद में हमको मॉलिक्यूलर बैरियर्स ऑफ इट्स रेगुलेशन, ऐसे कौन-कौन से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना? जो इसको रेगुलेट करते हैं, सेल डिवाइड करने के लिए मजबूर करते हैं या सेल डिवाइड करती है, किसकी वजह से, है ना? और सेल डिवीजन में जो माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस है, ये देखना है। यानी समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में डिटेल में हमें चर्चा करनी है।
तो इस तरीके से बेटा हमारा ये पहला पेपर कंप्लीट होता है 5 यूनिट के साथ। समझ में आ गया? तो पाँचों यूनिट यहाँ पर बढ़िया हैं, अच्छी हैं और इन पाँचों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो हमारा पेपर यहाँ पर बेटा है, ये बहुत खास और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट पेपर। और जैसे ही आप थर्ड पेपर पे जाओगे वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। देखते हैं। तो पेपर सेकंड हमारा कहता है कि ये एंडोक्राइनोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है? क्योंकि इससे पहले थर्ड सेमेस्टर में हम लोगों ने फिजियोलॉजी के बारे में पूरा देख लिया था। वहाँ पर बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना? इन सब के बारे में आपने वहाँ पे चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी की, मतलब कुछ ग्लैंड्स के बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए टोटल, इस पूरे पेपर में टोटल 4 यूनिट यहाँ पर इंक्लूड की गई हैं मे बी। हाँ, 4 यूनिट यहाँ पर दी गई हैं और इन चारों यूनिट में हमको एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है। इसमें पहली यूनिट में हमको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू एंडोक्राइनोलॉजी। भाई एंडोक्राइनोलॉजी का इंट्रोडक्शन क्या है ना? परिचय क्या है? वो हमें यहाँ पर देखना है, जिसमें हमको ओवरव्यू लेना है ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, पूरे एंडोक्राइन सिस्टम को समझना है। देन उसके बाद में हमको क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन एंड देयर सिंथेसिस, हमें हार्मोन के बारे में यहाँ पर देखना है और ये किस तरीके से सिंथेसाइज्ड होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उसके बारे में समझना है। ठीक है? दूसरी यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो इसको नाम दिया गया है हाइपोथैल्मो हाइपोफिजियल सिस्टम। हाइपोथैल्मो हाइपोफिजियल सिस्टम, इसमें देखो क्या क्या पढ़ना है। इसमें आपको पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस पढ़ना है और इट्स रोल इन न्यूरो एंडोक्राइन। ठीक है भाई, इसका रोल क्या है न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशंस में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस, फिर हमें देखना है कि इसका न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन में क्या सिस्टम है या क्या इसका भाग है, क्या रोल है। जैसे देखिए हाइपोथैलेमस का बहुत बड़ा रोल है। हम ये जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से डिफरेंट टाइप के हार्मोन सेक्रेट होते हैं, बराबर, हमको ये पता है ना। लेकिन बात ये है कि उस पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन को सेक्रेट कराता कौन है? उसके ऊपर कोई ना कोई तो एक ऐसा बंदा होगा जो रेगुलेट कर रहा होगा कि भाई एफएसएच अब आपको निकलना है, जीएनआरएच अब आपको निकलना है ना, टीएसएच अब आपको निकलना है। तो उसको निकालने के लिए कोई ना कोई तो एक ऐसा बंदा होगा, एक ऐसा मैनेजर होगा या प्रिंसिपल या डायरेक्टर होगा जो भैया क्या कर रहा होगा, डायरेक्ट कर रहा होगा किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि अब आपको ये हार्मोन निकालना है। तो वो कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमको देखना है स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखना है जो कि हाइपोथैलेमस से ही हैंग होती है, लटकी हुई पाई जाती है। इससे कौन-कौन से हार्मोन और क्या इसके फंक्शन है उसको देखना है। इट्स हार्मोन एंड फंक्शंस, है ना? सभी हार्मोन और उसके फंक्शंस के बारे में देखना है। हार्मोन डिसफंक्शंस एसोसिएटेड विद द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन डिसफंक्शंस हो जाएं, है ना? डिसफंक्शन यानी कि कुछ यहां पर हम लोग क्या देखेंगे, डिजीज कॉज भी, डिजीज भी पढ़ेंगे, डिजीज कॉज डिजीज भी पढ़ेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर मेडिकल लाइन में भी घुसेंगे, ऐसे ऐसे जाकर के मेडिकल वाली लाइन पे ऐसे जाएंगे, टच करेंगे, वापस आ जाएंगे। वैसे तो पूरा मेडिकल ही मेडिकल है, लेकिन वहां पर टच करके आ जाएंगे क्योंकि मेडिकल लाइन में केवल आपको फिजियोलॉजी नहीं पढ़नी, बल्कि आपको डिजीजेस के बारे में पढ़ना होता है। वहां पर डिजीज को कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में समझना है, आप किसी पेशेंट को कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में समझना होता है ना। तो इसीलिए वहां पर 5 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं पढ़ाई करने में, 4-5 साल लग जाते हैं, है ना, एमबीबीएस करने में। तो अब तो बीएससी कर रहे हो। ठीक, चलो जी, थर्ड यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड यूनिट हमारी है पेरीफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो पेरीफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे, जैसे यहां पर फंक्शनल हिस्ट्री, हार्मोन्स एंड फंक्शन ऑफ थायराइड। जो पेरीफेरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जा रही हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड हो गई, इसके बारे में हम बात करेंगे। पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे किडनी के टॉप पर या किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एंड गोनेट्स के बारे में बात करेंगे। भाई आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कौन सा हार्मोन सेक्रेट कर सकती हैं, गोनेट से कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट हो सकता है ना, टेस्टिस से कौन सा निकलता है, ओवरी से कौन सा निकलता है, इसके बारे में देखेंगे। और बेटा यहाँ पर
डिसऑर्डर रिलेटेड टू हाइपर सेक्रीशन एंड हाइपोसेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। यहां पर हाइपर सेक्रीशन बोले तो हार्मोन के ज्यादा निकलने से, और हाइपोसेक्रीशन बोले तो हार्मोन के कम सेक्रीट होने से कौन कौन सी डिजीजेस या डिसऑर्डर्स ह्यूमन बींग्स में होते हैं, उसके विषय में हमें चर्चा करनी है। वही बात कह दी ना मैंने कि आपको जाकर के टच करके मेडिकल लाइन को वापस आना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग यूनिट 4, जो कि लास्ट यूनिट है, जिसके अंदर हम लोगों को पढ़ना है मॉलिक्यूलर एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। मॉलिक्यूलर एंडोक्राइनोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है? इसमें आपको हार्मोन रिसेप्टर्स पढ़ना है, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे भाई हार्मोन वर्क करते हैं किस तरीके से करते हैं, उसमें कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, किस तरीके से वो अपना वर्क करता है। तो हार्मोन रिसेप्टर्स को देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कोई हार्मोन किस तरीके से अपने मैकेनिज्म्स को या अपने क्रिया को करता है, उसके विषय में समझेंगे। जिसमें हम लोग एस्टेरॉइड्स के बारे में देखेंगे, नॉन एस्टेरॉइड के बारे में देखेंगे, एस्टेरॉइड हार्मोन नॉन एस्टेरॉइड हार्मोन कैसे होते हैं उसके बारे में देखेंगे। एंड इसके बाद हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ हार्मोन एक्शन, है ना, हार्मोन के एक्शन को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है, इस टॉपिक को भी हम इस यूनिट के अंतर्गत कवर करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे ये 2 पेपर कंप्लीट होते हैं। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आता है, और सबसे थोड़ा सा मैं यूं कहूं कि कॉम्प्लेक्स भी यहां पर आता है, और थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल है, मजेदार है, जिसका नाम है बेटा इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र। किसकी बात करेंगे बेटा? पारिस्थितिकी की बात करेंगे। और इकोलॉजी में इकोसिस्टम पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। ठीक है, इकोलॉजी हमारा ये पेपर का नाम है। और इसमें टोटल हमें बेटा कितनी यूनिट पढ़नी है यार? तो 5 यूनिट ये हमें पढ़नी है। 5 यूनिट इसमें पढ़नी है, 5 यूनिट पहले पेपर में पढ़नी है, और 4 यूनिट इस पेपर दूसरे पेपर में पढ़नी है। तो कुल मिलाकर के हमें 14th यूनिट कवर करनी है। पूरे पूरे हमें 6 से, मतलब 6 नहीं बोलेंगे, साढ़े 5-6 महीने के अंदर, है ना, 5 से 6 महीने के अंदर, मैं लिख भी देता हूँ, 5 से 6 मंथ के अंदर हमें ये सब कवर करना है। यानी पर डे अगर हम क्लास करें तब जाकर के कहीं अपना इस एवरेज को कवर कर पाएंगे, क्योंकि पूरा सिलेबस डिटेल्ड में है। मैं सिर्फ यहाँ पर टॉपिक उठा करके नहीं पढ़ाऊंगा, टॉपिक के अंदर भी बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं जहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी हम चर्चा करेंगे। इतनी इतनी मोटी मोटी किताबें हैं बेटा जहां से ये डाटा निकाला गया है, और वो जो डाटा निकाला गया सिर्फ डाटा है। जब इसका आप कॉन्सेप्ट समझोगे, पढ़ोगे, तो डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि सुपरफिशियली अगर आप कोई चीज पढ़ेंगे तो दिमाग में नहीं बैठेगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे। और फिर आप जब ग्रेजुएशन करके निकलोगे तो आपको लगेगा यार आपने कुछ किया ही नहीं, है ना। तो कुछ किया हो, कुछ लगा हो कि हमने किया है, तो उसके लिए आपको डिटेल में ही पढ़ना पड़ता है। चलिए जी, 5 यूनिट है। पहली यूनिट की अगर हम बात करें तो पहली यूनिट हमारी यहां पर है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कौन कौन से सॉरी इकोलॉजी, इकोलॉजी के कौन कौन से कंपोनेंट है, कौन कौन से घटक हैं, इनके बारे में हम पहले चर्चा कर लें। तो पहला घटक तो यहां पर बायोटिक फैक्टर हो गया, है ना। भाई इकोसिस्टम में जो बायोटिक फैक्टर पाए जा रहे हैं, जैसे लिविंग थिंग्स जितने भी हो गए, उनकी बात करें। दूसरी बात करें एबायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर, नॉन लिविंग थिंग्स, तो दोनों से मिलकर के एक इकोलॉजी या कंपोनेंट ऑफ या इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, भाई लिमिटिंग फैक्टर होता क्या है ना। इसे, जो लिमिटिंग फैक्टर है, इसे दिया था एफ एफ ब्लैकमैन ने, याद रखना नाम इनका, एफ एफ ब्लैकमैन। एक वैज्ञानिक थे, मतलब साइंटिस्ट थे, इन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में बताया। ठीक है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में बताया, और ये दिया था 1905 में। इन्होंने कब दिया था? 1905 में। क्या होता है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इसे हम टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमारी यूनिट सेकंड आती है। यूनिट सेकंड हमारा है पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम। क्या है बेटा? इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, याद रखना। इकोसिस्टम को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र कहने का मतलब होता है कि ऐसा इकोसिस्टम या ऐसा सिस्टम जिसमें एबायोटिक और बायोटिक दोनों फॉर्म्स मिल करके एक अलग प्रकार का सिस्टम बनाते हैं।
जैसे कि एबायोटिक की हम बात करें तो उसमें प्लांट्स हो गया, एनिमल हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हो गए, है ना, बायोटिक फैक्टर में। एबायोटिक की बात करें तो एबायोटिक में आपका क्या होता है? जैसे आपकी सॉइल हो गई, वाटर हो गया, एयर हो गया, सनलाइट हो गई, ये सब क्या हो जाते हैं बेटा? ये सारे के सारे हमारे हो जाते हैं एबायोटिक फैक्टर। तो एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर मिल करके आपस में क्या करते हैं? क्रियाएं करते हैं, और ये क्रियाएं हमारी जो होती है वो इकोसिस्टम के अंतर्गत होती हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। तो उसमें देखिए इसकी सबसे पहले डेफिनेशंस के बारे में आपको देखना है, पूछी जाती है। स्ट्रक्चर इकोसिस्टम का कैसा है वो देखना है। इसके फंक्शन के बारे में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम लिखा हुआ है ना, फंक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम इंक्लूडिंग वेटलैंड इकोसिस्टम। यहां पर वेटलैंड इकोसिस्टम को भी क्या किया गया है बेटा? इंक्लूड किया गया है। देखिए वेटलैंड इकोसिस्टम कहने का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पर एबायोटिक बायोटिक सारी चीजें पाई जा रही हैं, लेकिन ऐसे सिस्टम में आप देखेंगे कि जो सॉइल होती है, भूमि होती है, उस भूमि के तल पर, सरफेस पर या तो पानी रहता है या सरफेस के ऊपर तक पानी रहता है। यानी कि ऐसा इकोसिस्टम जहां हर टाइम, हर दिन, हर समय क्या रहे बेटा? पानी भरा रहे। सुपरफिशियली हो या मतलब सरफेस पर पाया जा रहा हो या उसके ऊपर भरा हो, आधा आधा पानी ही मिलेगा। और उस सिस्टम में सरवाइव कर रहे हो बायोटिक और एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम बायोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें ना, एबायोटिक ऑर्गेनिज्म, एबायोटिक फैक्टर होता है, सॉरी, हम बायोटिक फैक्टर की बात करें तो बायोटिक ऑर्गेनिज्म में क्या हो जाएगा? आपको वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मिलेगा। आपको वहां पर अधिकतर देखने को कौन मिलेगा? मेंढक वगैरह वहां जो है वो मिलेंगे, या जलीय जितनी भी फिशेस वगैरह है वो मिलेंगी। इसके अलावा आप वहां पर देखेंगे कि जलीय पौधे भी आपको मिलेंगे देखने को, है ना। तो इस तरीके के जो प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पर पाए जा रहे हैं, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। फिर एबायोटिक में आपको देखो मिट्टी भी वहां मिल रही है, जल भी है, वायु भी है, सनलाइट भी है, ये सब है। तो ये सब मिलकर के एक वेटलैंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम बनाते हैं। वेटलैंड इकोसिस्टम समझ में आ गया क्या होता है ना? क्लियर हो गया ना? चलो, इसके बाद में देखो बेटा, हमें इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन के बारे में पढ़ना है ना? खाद्य श्रृंखला क्या होती है और खाद्य जाल क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, इसके बारे में समझना है, डिटेल में जानेंगे यहां पर क्लास के अंदर ही। एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स के बीच में एनर्जी फ्लो हो रही है, एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स और इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज क्या होती हैं, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की अगर हम बात करें और इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज की बात करें तो ये क्या होते हैं, इन पर भी हमें चर्चा करनी रहेगी। जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करें तो इकोलॉजिकल पिरामिड कहता है, या एक ऐसा पिरामिड होता है जिसमें आप ये जान पाओगे कि यहां पर कंज्यूमर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, और किस तरीके से यहां पर एनर्जी फ्लो हो रही है एक इकोसिस्टम में, है ना। तो इकोलॉजिकल पिरामिड के थ्रू हम इकोलॉजिकल सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। फिर हम बात करते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज। किसकी बात करें बेटा? इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज। देखिए इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज की बात करें तो इसे हम लोग ट्रॉफिक एफिशिएंसीज भी कहते हैं। इकोलॉजिकल एफिशिएंसीज को क्या कहते हैं बेटा? ट्रॉफिक एफिशिएंसीज। ठीक है, इसे ट्रॉफिक एफिशिएंसीज भी कहा जाता है। ये होता क्या है? ये एक प्रकार का पारिस्थितिकी अवधारणा है जो ये दर्शाता है कि ऊर्जा और पोषक तत्व एक ट्रॉफिक लेवल से अलग ट्रॉफिक लेवल में कितनी कुशलता से स्थानांतरित होते हैं। यानी कि यहां पर कोई एक ट्रॉफिक लेवल पाया जा रहा है, वन ट्रॉफिक लेवल, ये मान लो है 1 TL है। ये यहां से, इसलिए यहां से सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी का फ्लो है वो किस तरीके से जा रहा है। जैसे एक इकोलॉजिकल पिरामिड में आप देखते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं वो हमेशा नीचे रखे जाते हैं। प्रोड्यूसर कौन होते हैं बेटा? जो प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी। एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है? प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स ही एक ऐसे मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं, या हम ये कहें सॉरी ऑर्गेनिज्म ही है, जो सनलाइट से, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है कि नहीं करता? तो प्रोड्यूसर हो गया, एनर्जी को प्रोवाइड कर रहा है। अब मान लो सनलाइट ने एनर्जी को क्या किया बेटा? स्टोर किया। तो इस स्टोर्ड एनर्जी को ये कहां भेजेगा? प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ भेजेगा। और कंज्यूमर कई प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, है ना। इस तरीके के मतलब शाकाहारी, प्राइमरी में शाकाहारी आ जाएंगे, सेकेंडरी में मांसाहारी आ जाएंगे, टर्सरी में सर्वाहारी आ जाएंगे।
इस तरीके के आपके यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड्स में किस तरीके से अब यहाँ से यहाँ तक टॉप लेवल पर, अब टॉप क्यों, टॉप छोटा है, ये बड़ा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कंज्यूमर जो होते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर नीचे की तरफ बड़ा है। दैट मीन्स यहाँ पर प्रोड्यूसर की संख्या ज्यादा होती है और कंज्यूमर कम होते हैं। इस पूरी घटना को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, इकोलॉजिकल इफिशियंसीज में। अब दूसरा हमारा यहीं पे एक और टॉपिक है, बायोलॉजिकल साइकिल्स क्या होता है ना, सॉरी, बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं, ठीक है। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब ही समझिए, यहाँ पर बायोजियोकेमिकल, दैट मीन्स यहाँ पर पोषक तत्वों के जो न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, और जो बेटा केमिकल होते हैं, इनका रिसाइकलिंग होना, है ना, नेचर में किस तरीके से रिसाइकलिंग हो रहा है, जिससे जो जैविक घटक या जीव हैं, या जो हमारी अर्थ है, या हम ये कहें सॉइल है ना, इसमें किस तरीके के रासायनिक घटक सम्मिलित होते हैं, उनके बारे में देखना है, और किस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है, ये एक दूसरे पर कैसे डिपेंड है। जैसे आप जानते हैं कोई ऑर्गेनिज्म अगर आज मतलब जीवित है तो वो कल मरेगा भी, मरेगा तो वो सॉइल में मिल जाएगा, मिट्टी में मरेगा, मिट्टी में दफनाते हैं, मिट्टी में क्या होगा, वो सड़ेगा, गलेगा, और जो न्यूट्रिएंट्स हमने इसी पृथ्वी से लिए थे वो सारा का सारा हमने पृथ्वी के अंदर डाल दिया। दैट मीन्स बायो जियोकेमिकल साइकिल में हमको इसी प्रोसेस को समझना है कि साइकिल किस तरीके से रन करती है एक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है। थर्ड यूनिट हमारी बेटा कहती है पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में। अब पॉपुलेशन इकोलॉजी जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र में इस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर जो पॉपुलेशन है उसको किस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे, यानी कि एक जो स्पीसीज है, इस पॉपुलेशन का मतलब हो गया एक जो स्पीसीज है, इस स्पीसीज की पॉपुलेशन को हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्पेशली, ठीक है। जनसंख्या के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे, इसके संरचना के बारे में देखेंगे, ये जो पॉपुलेशन इसकी संरचना कैसी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है ना, इसका घनत्व क्या है, और ये समय के साथ अपने अंदर किस तरीके से परिवर्तन लेकर के आते हैं या आए हैं, उसके विषय में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या क्या देखना है, तो इसमें हम देखेंगे स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, एट्रीब्यूट, नेटेनिटी, है ना, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी और डेंसिटी, पता है ना, इन सब बारे में चर्चा करेंगे। लाइफ टेबल्स क्या होता है ना, एक्सपोटेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या है, इक्वेशन एंड पैटर्न्स क्या यहां पर दिए गए हैं, आर एंड के स्ट्रेटेजी क्या है ना, पॉपुलेशन इन इंटरेक्शंस, है ना, पॉपुलेशन का इंटरेक्शंस किस तरीके से होता लोटका वोल्टेरा मॉडल क्या है ना, ये इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है, लोटका वोल्टेरा मॉडल, ठीक है, क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस यूनिट के अंदर। इसके बाद में हमारी यूनिट बेटा 4 आती है। इस 4 यूनिट में हम लोग कम्युनिटी इकोलॉजी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि नाम से पता चल गया होगा, कम्युनिटी मतलब समूह के बारे में हम बात करेंगे, है ना, किसी स्पीसीज की कौन सी कम्युनिटी है ना, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। तो कम्युनिटी इकोलॉजी में क्या हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि कोई एक कम्युनिटी है, उनके आपसी परस्पर उनमें जो आपसी परस्पर क्रियाएं हैं वो किस तरीके से हो रही, यानी उनके अंदर किस तरीके का इंटरेक्शंस पाया जा रहा है डिफरेंट टाइप की पॉपुलेशन में, डिफरेंट टाइप की कम्युनिटी में, ठीक है। समझे, तो क्या क्या देखेंगे इसमें, तो इसमें हम देखेंगे कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक मतलब कम्युनिटी के क्या कैरेक्टर्स हैं, स्पीसीज रिचनेस क्या होती है, डोमिनेंस क्या है, डाइवर्सिटी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, है ना, विविधता, है ना, अबंडेंस के बारे में देखेंगे, इकोटोन क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, और एज इफेक्ट क्या होती है। इकोटोन, इकोटोन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोटोन मतलब, इकोटोन कहने का मतलब होता है जब दो इकोसिस्टम जहां पर खत्म होते हैं, जैसे हम वाटर इकोसिस्टम की बात करते हैं, लैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं, एयर इकोसिस्टम की बात करते हैं, हाँ, तो लैंड इकोसिस्टम और वाटर इकोसिस्टम, जब जहां पर लैंड शुरू होती है और जहां पर वाटर खत्म होता है, जहां से लैंड शुरू हुई, जहां से वाटर खत्म हुआ, ये जहां पर जुड़ रहे हैं उसी पोर्शन को हम कहते हैं इकोटोन, और इस इकोटोन में भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव करते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ इकोलॉजिकल सक्सेशंस के बारे में देखेंगे,
कि भाई पारिस्थितिकी सक्सेशन क्या-क्या हुए हैं और इनके कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल और टाइप हैं, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है? तो ये मैंने बोला ना ये बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट पेपर है आपका जिसमें आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे इवोल्यूशन के पर्पज़ से भी और पॉपुलेशन, कम्युनिटी ये सब आप यहाँ पर समझेंगे। इसीलिए इकोलॉजी वाला जो चैप्टर है या टॉपिक है या मैं यूँ कहूँ पेपर है, इसको पढ़ना अनिवार्य है। इसके बाद में एप्लाइड इकोलॉजी की हम बात करते हैं। यूनिट 5 हमारा कौन-सा है? एप्लाइड इकोलॉजी। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा अनुप्रयुक्त पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं? अनुप्रयुक्त पारिस्थितिकी। इसमें हम दुनिया की जितनी बड़ी समस्याएँ हैं, दुनिया भर की जितनी समस्याएँ हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे, उसके समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। क्या चीज़ें सही करने के लिए लागू की गई हैं, उसके बारे में असल में मैंने खाना खा के अभी लेक्चर ले रहा हूँ, तो डकारें आ रही हैं, तो डोंट थिंक अदरवाइज़ हो जाता है, क्योंकि लेक्चर बहुत शूट करने हैं, इसी बीच में खाना भी खाना है, काम भी करना है, सब कुछ करना है, क्योंकि खाना नहीं खाएँगे तो इतनी एनर्जेटिक तरीके से आपको पढ़ा भी नहीं पाएँगे और इतना अच्छा बता पा रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी प्रतिक्रियाएँ अच्छी चल रही, मेटाबॉलिक रिएक्शंस अच्छी हो रही हैं, है ना? जिसकी वजह से हमको एनर्जी मिल रही है और हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं आपका सिलेबस कि आपको क्या-क्या पढ़ना है आप, ठीक है? चलो, तो एप्लाइड इकोलॉजी में हम लोग बायोडायवर्सिटी देखेंगे, जैव विविधता के बारे में बात करेंगे, इम्पोर्टेंस एंड थ्रेट्स क्या हैं इसके, है ना? क्या इंपॉर्टेंट्स हैं, कौन-कौन से थ्रेट्स हैं, है ना? ये देखना है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस के बारे में समझना है कि पूरे विश्व भर में कंजर्वेशंस किस तरीके से किया गया है। कई स्पीशीज़ मतलब इंडेंजर्ड जो स्पीशीज़ है या रेयर स्पीशीज़ हैं, उनको हमने कैसे बचाना है, कैसे रखना है, उसके बारे में, है ना? और इनका मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, ये भी देखना है। नेशनल पार्क कौन-कौन से हमारे जो है ना देश में है। इंडिया की बात करें तो नेशनल पार्क इंडिया में कौन से हैं? वर्ल्ड के नेशनल पार्क हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बायो रिजर्वर बायो रिजर्व्स क्या होते हैं बेटा? है ना? बायो रिजर्व्स मतलब जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिजर्व कर लिया जाता है। और सेंचुरीज क्या होती हैं? बायो रिजर्व्स एंड सेंचुरीज क्या हैं? इस पे चर्चा करेंगे। पॉपुलेशन एंड इट्स हैजार्ड्स, है ना? भाई पॉपुलेशन के बारे में देखना है, जनसंख्या के बारे में देखना है और उसके साथ-साथ हमें इसकी हैजार्ड्स के बारे में भी देखना है। कैसे ये बीच-बीच में समय-समय पर हैरासमेंट हुआ है या किस तरीके से हमें कहें कि खत्म हुए हैं, पॉपुलेशन कैसे ग्रो किया, खत्म हुआ, ग्रो किया, खत्म हुआ। तो ये सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से बेटा ये हमारा थर्ड पेपर भी जूलॉजी का हो गया। तो जूलॉजी के 4th सेमेस्टर में हमें 3 पेपर पढ़ने हैं। तो जितने भी साथी हमारे जूलॉजी मेजर क्लास वाले हैं ना, तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि कमर कस लो, बहुत डिटेल में आपको जूलॉजी की क्लासेस ये पढ़नी है और इन सभी क्लासेस को हम अपने एप्लीकेशन सुमित राणा बीएससी क्लासेस के ऊपर कवर करेंगे। यहाँ पर भी हम कुछ क्लासेस लेकर के आते रहेंगे आप लोगों के बीच में, जिससे यूट्यूब पे भी आप चीज़ें पढ़ पाएँ। और एप्लीकेशंस पर क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, इम्पोर्टेंट है, तो हम वहीं पर कवर कराएँगे, है ना? डिटेल में ही पढ़ाएँगे, तो डेफ़िनिटली हमारा सारा का सारा कंटेंट आपको वहीं मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। अब हम ज़रा अपना जो एमआईसी वाला है, माइनर कोर्स जिसको कहते हैं, इसके विषय में देख लें। अगर आप लोगों ने बॉटनी लिया है मेजर, तो ज़ाहिर-सी बात है माइनर में आपके पास में जूलॉजी होगा। तो इसमें माइनर में आपको 4th पेपर में केवल और केवल इकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। थ्योरी 2 क्रेडिट का होता है, 20 घंटे के लेक्चर्स रहेंगे, ये सब आपको पढ़ना है। इसमें क्या-क्या रहेगा? इसमें आपको 5 यूनिट टोटल पढ़नी है ना? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं यूनिट, 5 यूनिट यहाँ पे पढ़नी है। पहली यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी, देखो इकोलॉजी यहाँ पर डाल दिया गया है ना? स्कोप ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी के क्या स्कोप है? लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, बस इतना आपको इस यूनिट में चर्चा करनी है। दूसरा यूनिट में आपको पॉपुलेशन डायनामिक देखना है, डेमोग्राफिक इंडिसेस देखनी है, पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के बारे में देखना है कि 2 पॉपुलेशन किस तरीके से आपस में इंटरैक्शन करती हैं। थर्ड यूनिट में आपको कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करना है, इसमें बायोडायवर्सिटी एंड स्टडी ऑफ डायवर्सिटी इंडेक्स के बारे में बस चर्चा करनी है। और फोर्थ यूनिट में आपको इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, जिसमें टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखना है, डिटेल्ड स्टडी ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, है ना? पानी का जो इकोसिस्टम उसको देखना है, फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है और बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है। ठीक है? फिफ्थ यूनिट में आपको देखना है अप्लाइड इकोलॉजी, जिसमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में देखना है, इंपॉर्टेंस क्या है इनके वो देखना है।
थ्रेट्स क्या है ये देखना है, और किस तरीके से हम मैनेजमेंट इसका करते हैं उसके विषय में देखना है। प्रोटेक्टेड एरियाज़ कौन-कौन से हैं जिन्हें आज की डेट में अब देखो प्रोटेक्टेड एरियाज़, एरियाज़ मतलब ऐसी स्पीशीज़ जो एक पार्टिकुलर एरिया में ही सर्वाइव कर सकती है, उसको अगर आप वहाँ से किसी दूसरी जगह लेकर के जाओगे, तो वो मर जाएगी, वो नष्ट हो जाएगी। तो कुछ ऐसी स्पीशीज़ बची हैं जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाई जा रही हैं और वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। तो हमारी सरकार ने क्या किया, उस पूरे पार्टिकुलर एरिया को अपने अंडर ले लिया कि भाई इसको प्रोटेक्ट कर दो, है ना? इस एरिया में कोई नहीं जाएगा, मनुष्यों को जाना बाधित है, वहाँ सिर्फ वही स्पीशीज़ रहेगी जो बेचारी नेचर में पाई जा रही है और हमारे बीच में है, हम उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, ठीक है? नेशनल पार्क कौन-कौन से हैं? बायो रिजर्वायर्स क्या हैं? है ना? बायो रिजर्वायर्स क्या हैं? और सैंक्चुरीज़ कौन-कौन सी हैं? इसके विषय में चर्चा करनी है। टोटल 5 लेक्चर इसमें बनने हैं, हालाँकि बनेंगे ढेर। 5 घंटे का क्लास बता रहे हैं ये होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप डिटेल में जाएँगे, चीज़ों को समझेंगे तो टाइम तो लगता है। ठीक है? तो इस तरीके से बेटा हमने यहाँ पर कंप्लीटली अपना 4th सेमेस्टर का जो मेजर कोर्स है, इसके विषय में समझा, ठीक है? और माइनर कोर्स उसको भी हमने देखा। तो आई होप आपको अपना ये जो सेमेस्टर है, 4th सेमेस्टर का जूलॉजी का सिलेबस ये समझ में आया होगा। और मैं फिर से कहूँगा कमर कस लीजिए क्योंकि 3 पेपर हैं, 2 पेपर नहीं, जिन्हें आप आसानी से पढ़ कर के एग्ज़ाम्स में अपना एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और अपना अच्छे से लिख कर के आ सकते हैं। तीनों पेपर को पढ़ना है। शुरू यहाँ करेंगे हम लोग बड़े सिंपल से, धीरे-धीरे अच्छे से, लेकिन बीच में आप जैसे पहुँचोगे थोड़ा कॉम्प्लेक्स और लास्ट में आप तीसरे पेपर पे जाओगे तो मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो इस तरीके से पैटर्न बनाएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बिहार राज्य का जो पैटर्न बनाया है सिलेबस का वो बहुत प्यारा बना है। हमारे यूपी का भी बहुत अच्छा है, लेकिन उल्टा कर दिया है। जो शुरुआत में पढ़ाना है वो कहते हैं लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाना है, जो लास्ट में पढ़ाना है वो शुरुआत में ही पढ़ा देना है बच्चों को। है ना? फर्स्ट सेमेस्टर वाला बच्चा क्या जाने जेनेटिक्स क्या होता है? इंटर में तो पढ़ के आता नहीं डिटेल में, चलो पढ़ भी लिया, तो यहाँ पर तो बहुत डिटेल में पढ़ना है उसको, है ना? तो प्रेशर डाल देते हैं। तो ठीक है यार, थोड़ा-सा हमारे यहाँ भी सोचना चाहिए, लेकिन वो नहीं सोच रहे, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, कुछ यूनिवर्सिटी ने ऐसा किया है कि नॉन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट को पहले रखा है और ये सेल बायोलॉजी और ये सब सेकंड 3rd, 4th में डाल दिया है। ऐसा देखने को आया है। लेकिन मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू सिलेबस बनाया गया, उसी में ही उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। आपके यहाँ भी शायद ऐसा ही है। कहीं-कहीं पर सिलेबस थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर आपको बैचेज़ में जोड़ रहे हैं। हम आपको सेमेस्टर वाइज़ नहीं, बैच में जोड़ रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, 1 बैच कहने का मतलब हो गया आपका 1 साल, है ना? 1 साल कहने का मतलब हो गया आपको 2 सेमेस्टर, और ये दोनों सेमेस्टर की जो वैधता आपको मिलेगी, वो 7 दूनी 14 महीने की मिलेगी। यानी कि आप एक बार 1 सेमेस्टर के लिए खरीदेंगे, तो 7 महीने की वैधता इधर रहेगी, और जब आप उसी बैच को दोबारा से परचेज़ करेंगे, तो 7 महीने की फिर वैधता आपको मिलेगी, लेकिन आपने जिस सेमेस्टर के लिए पहले खरीदा था, उस सेमेस्टर का भी एक्सेस आपके पास में रहेगा। ठीक है? तो मिलते हैं बच्चों क्लासरूम में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।